ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। व्याकरण की प्रथमा वृत्ति की 29वीं कक्षा में आप सभी का स्वागत है। कल सूत्र प्रारंभ किया था इको गुण वृद्धि, और अर्थ इसका कर लिया गया था, उदाहरण देखने थे। तो अर्थ क्या किया था कि जिन सूत्रों के द्वारा गुण और वृद्धि शब्द कह करके गुण वृद्धि की जाती है। क्या कहा मैंने? जिन सूत्रों द्वारा गुण और वृद्धि ये शब्द कह करके जब वृद्धि या गुण किए जाएं और ये बताया न जा कि किसको होते हैं, तो वहां पर ये एकह शब्द उपस्थित हो जाएगा। वैसे गुण कहते हैं अ ए ओ। अब किसी सूत्र में अ ए ओ में से कोई वर्ण कहीं कह दिया कि मान लो कहा कि भाई इसके स्थान में आकार होता है, ऐसे कहीं कह दिया जाए, या आकार होता है ऐसा कह दिया जाए। जैसे पथिमथ्य ऋभुक्षाम आत, ये आकार करता है। अब वहां कोई कहने लगे कि ये आ तो वृद्धि में भी आ रहा है, अर्थात ये सूत्र वृद्धि कर रहा है, तो वहां ये सूत्र नहीं लगेगा। इसका कहना है कि वृद्धि और गुण ये शब्द भी उसमें आने चाहिए। अब पथिमथ्य ऋभुक्षाम आत में आत ने सूत्र ने आकार तो कहा, लेकिन ये आकार वृद्धि है ऐसा नहीं कहा। इसलिए इसमें दोबारा गुण वृद्धि पढ़ा गया है। यानी गुण वृद्धि संज्ञा के द्वारा जहां गुण वृद्धि किए जा रहे हैं, ये नाम लेकर के गुण हो वृद्धि हो, केवल ये कहते हैं हम एकार हो अकार हो आकार हो ऐसा कह दें तो हैं वो भी गुण वृद्धि में आते हैं। अ ए ओ आ ई सब आते ही हैं गुण वृद्धि में, वहां ये परिभाषा नहीं लगेगी। समझ में आ गया? चलो, वैसे काशिका का विषय है द्वितीय वृत्ति का, आगे समझ लेंगे बाद में। तो इस तरह से इतना तो समझ में आ ही रहा है कि जो सूत्र गुण और वृद्धि शब्द को बोल करके गुण वृद्धि करते हैं, वहां यह परिभाषा लगती है। अब उदाहरण देखिए। तो पहला उदाहरण है इसका मेद्यति। क्या है उदाहरण? मेद्यति। और इसमें धातु कौन सी है? मिद। और मिद धातु आती है स्नेह अर्थ में। मिद स्नेहने। धातु पाठ में जब देखेंगे तो ये इस तरह से लिखी मिलेगी। मिद, हाँ यमिदा है, ठीक। यमिदा स्नेहने। ठीक है, धातु पाठ के अंदर इस प्रकार से आएगी ये। तो यमिदा स्नेहने। अब धातु पाठ से हम जब कोई शब्द लाते हैं उसके बाद पहला कार्य क्या होता है? ये अनेकों बार पीछे विषय आ चुका है, मैं बार बार याद कराने के लिए पूछता हूं। क्या करते हैं? पहला कार्य धातु संज्ञा। धातु संज्ञा। भुवादयो धातवः। ये शैली सर्वत्र ऐसे ही चलेगी। कुछ बातें ऐसी हैं जो बिल्कुल निरपवाद हैं, उनको पूरा पूरा पकड़ लेना चाहिए। कोई अपवाद ही नहीं है इस नियम का कि धातु पाठ से हम जब कोई भी शब्द लाएंगे, शब्द बोल रहा हूं, धातु नहीं बोल रहा हूं, इसीलिए मैं
अब धातु पाठ तो पुस्तक का नाम है, तो वहां धातु बोलना ही पड़ेगा। धातु पाठ से हम जब कोई भी शब्द पकड़ेंगे तो सबसे पहला काम क्या होता है? धातु संज्ञा। अब हम निश्चिंत हो गए, धातु नाम उसका रख दिया गया है। अब अनुबंध हटा दो जो हटाने हैं। तो कितने अनुबंध हैं इसमें? 2। ये जो आ है ये अनुनासिक है। अब आप सूत्र लगा ही सकते हो इसमें इत संज्ञा का। कौन सा लगेगा? एक ही सूत्र है, उपदेशे अच अनुनासिक इत, उपदेशे जनुनासिक इत, इसकी संज्ञा हो जाएगी। और एक ये है आदि में। आदि वाला सूत्र कौन सा है? आदिर ये टू डवह, ये टू डू। कौन सा है इसमें? ये, यहां पर ई की मात्रा है, ये दिवादी। ठीक है, तो ये भी हट गया, तस्य लोपः दोनों में लग गया। क्या बच गया? ये रह गया। गुरुजी अनुनासिक हर उसमें होता है, अनुनासिक हल, अनुनासिक अच जो है, हाँ, वो प्रत्येक अच पे होता है धातु जो हम लेते हैं। हाँ, सभी का धर्म है, लेकिन जहां हम इत संज्ञा कर रहे हैं उसको अनुनासिक मानेंगे। निरनुनासिक भी होते हैं ये, और सानुनासिक भी होते हैं। अच दोनों प्रकार के होते हैं। यहां सानुनासिक है, ये निरनुनासिक है, मी में ई, ये भी तो अच है। अगर ये भी होता सानुनासिक तो यहां भी लग जाता उपदेश अनुनासिक है, छोड़ता नहीं उसको वो। दोनों प्रकार के धर्म होते हैं। कहां कौन सा है ये देखना है हमें। तो इसमें सानुनासिक अच था, इसलिए इसको जाना पड़ गया। ये सुरक्षित है, ये निरनुनासिक है। तो रह गया मिद। अब उसके बाद लकार की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। उसमें हम ज्यादा विस्तार नहीं करेंगे। अब धातुओं के अधिकार में संक्षेप में, धातुओं के अधिकार में वर्तमाने लट, लट लकार आया। लटह क्षत्रिय शाणचा प्रथमा समानाधिकरण लह कर्मणि च भावे चाकर्म के भ्य, इससे कर्ता में लकार ले आए, लट लकार। और उसके बाद अगली प्रक्रिया लट लकार के अनुबंध ल में अ और टकार दोनों गए। फिर लस्य के अधिकार में तिप्तस जी, ये आ गए 18 प्रत्यय। लह परस्मी पदम तंगाना वात्मने पदम, 9 का भाग कर दिया गया। हमें परस्मी पद लेना है, शेषाद कर्तरी परस्मी पदम, 9 प्रत्यय आ गए। फिर विभक्ति संज्ञा उनकी, यहाँ पुरुष, पुरुष संज्ञा, तिंगस त्रीणी त्रीणी प्रथम मध्यमोत्तमा, हमें प्रथम पुरुष लेना है, शेषे प्रथमा ले लिया। उसके बाद फिर 3 रह गए, तिप तस झी, उनकी फिर एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा, तान्य एक वचन द्विवचन बहुवचनान्यकशः। अब उसमें से फिर एक वचन लेना है, तो द्वेकयोर द्विवचनिक वचने, बस एक सांस में ये पूरा बोल करके अब आ जाओ इधर के लिए। अब ये क्या है? ये कॉमन है, ये सर्वत्र यही प्रक्रिया चलती रहेगी। ठीक है ना? एक बार पक्का कर लो इसको, बस वही चलेगा सर्वत्र। तो कहां जाके टिके हम? 3, यहां पे आ गए बस। अब आगे चल के हम कैसे बोला करेंगे कि लट लकार के स्थान पर तिप हो गया, बस बात खत्म होगी। बीच का सारा खा गए, वो सब अंडरस्टूड हो जाएगा फिर अब, क्योंकि वही है, एक ही जैसा है। अब ये तिप प्रत्यय, इसका नाम 2 नामों में से कौन सा है? सार्वधातुक और आर्धधातुक, इनमें से क्या नाम है इसका? क्यों? क्योंकि ये तिंग में आ रहा है। 18 प्रत्ययों में इसकी गिनती आ गई। 2 प्रकार के प्रत्यय, 2 प्रकार के प्रत्यय सार्वधातुक होते हैं, तिंग अथवा शित। ये न हो तो आर्धधातुक हो जाएंगे। तो ये प्रत्यय सार्वधातुक। और दूसरा धर्म क्या है इसका? ये कर्ता में आया था,
तो कर्ता वाची सार्वधातुक है। ये कर्ता को कहने वाला सार्वधातुक। अब कर्ता को कहने वाला सार्वधातुक प्रत्यय परे हो तो एक सामान्य सूत्र आता है। पहले निकालो तीसरे अध्याय का पहला पाद और तीसरा कॉलम, कर्तरी शप। ये सामान्य सूत्र है। सामान्य इसलिए बोला मैंने कि इसने किसी धातु का नाम नहीं लिया है। धातु का अधिकार आ रहा है और नाम इसने लिया नहीं है। तो नाम नहीं लिया है तो प्रत्येक धातु में लगेगा नहीं है, चाहे वो भुआदि गण की हो या दादी गण की हो या किसी भी गण की हो, सर्वत्र लगेगा। पूरी बात सुनो, तो ये सर्वत्र लगेगा, सामान्य सूत्र है इसलिए। फिर इसके अपवाद आएंगे। अपवाद का तात्पर्य शब्द को रोकेंगे वो और कोई अन्य प्रत्यय करेंगे। तो ऐसा ही एक अपवाद इसी प्रकरण में है। देखो सूत्र आगे, दिवादिभ्यः श्यन्। मिल गया। ऐसे ही इसमें भिन्न भिन्न सूत्र आएंगे। दिवादिभ्यः श्यन्, स्वादिभ्यः श्नुः, तनादिकृभ्यः उहु, रुधादिभ्यः श्नम, क्रियादिभ्यः श्ना। ये क्या है ये सूत्र? ये सारे कर्तरी शब्द के अपवाद हैं और ये अपने अपने गण की धातुओं में एक अलग अलग प्रत्यय कर रहे हैं, क्योंकि धातु पाठ में 11 गणों में धातुओं को बांट दिया गया है, भुआदि गण से लेकर के कंडवादि गण तक। तो हर गण के सूत्र, जहां जिस जिस गण में प्रत्यय हमें अलग से करना है, उस गण के सूत्र इस प्रकरण में दे दिए गए। और जिस गण के विषय में कोई प्रत्यय नहीं कहा गया, वहां कौन सा होगा? शिप या शप? वहां शप हो जाएगा। तो 11 गणों में से शप को कितने गण मिलते हैं, ये भी थोड़ा देख लें हम। जैसे तुम्हारी बात आ रही है धीरे धीरे, 11 गणों में से कितने सूत्र ऐसे हैं जो सारे गणों में प्रत्यय नहीं कर रहे हैं, वो इसको मिल जाएंगे सब। अब तो इसको एक तो भुआदि गण मिल जाएगा, भुआदि गण में कोई सूत्र ही नहीं करने वाला। एक इसको अदादि गण मिल जाएगा, वहां कोई सूत्र नहीं है, अदादिभ्य है ऐसे करके कोई सूत्र नहीं मिलेगा। एक इसको जोहत्यादि गण मिल जाएगा। सुनो पहले, इस प्रकरण में जोहत्यादिभ्य कोई सूत्र नहीं है, ठीक है। यानी कि भुआदि, अदादि, जोहत्यादि, 3 गण इसको मिले, ठीक है। ये तो रहे इस प्रकरण के विषय। और भी ऐसी बहुत सी धातुएं, क्योंकि धातु संज्ञा करने वाले 2 सूत्र हैं, ध्यान रखना। कौन कौन से? भुवादयो धातवः और एक है सनाद्यंता धातवः। भुवादयो धातवः तो धातु पाठ में आए हुए शब्दों की धातु संज्ञा करता है, और सनाद्यंता धातवः, अब देखो यहां क्या शैली होती है। भुवादयो धातवः ये सर्वत्र लगेगा। सर्वत्र से तात्पर्य, जैसे मैंने कहा कि धातु संज्ञा के 2 सूत्र हैं, तो 2 सूत्रों में भुवादयो धातवः सर्वत्र लगेगा। तो इसका अर्थ है कि जहां सनाद्यंता धातवः लग रहा है वहां भी लगेगा ये। तो फिर जब वहां भी लगेगा तो इसका अर्थ है फिर उसकी 2 बार होगी धातु संज्ञा। एक बार करेगा भुवादयो धातवः, एक बार करेगा सनाद्यंता धातवः। और कुछ स्थल ऐसे हैं जहां ये एक ही लगेगा, भुवादयो धातवः। जब सर्वत्र लगेगा तो एक ही लगेगा, तो कौन सा किसका नंबर आएगा? इसी का तो आएगा। अब होता क्या है कि धातु पाठ में जितनी भी धातुएं हैं उनकी धातु संज्ञा यही करेगा, भुवादयो धातवः। अब उन धातुओं से हम फिर कोई प्रत्यय ले आते हैं। धातु से प्रत्यय तीसरे अध्याय में आते ही हैं। तो कुछ प्रत्यय ऐसे हैं जिनको करने के बाद
प्रत्यय सहित की धातु संज्ञा फिर दोबारा होती है। समझ में आया? भुवादयो धातवः मूल शब्द की धातु संज्ञा करेगा, प्रत्यय की नहीं करेगा। प्रत्यय तो अभी आया ही नहीं है। अभी मिद से हम कोई प्रत्यय लाए थे जब यहां धातु संज्ञा की थी? इसकी पहले यहीं कर ली थी सीधे। लेकिन सनाद्यंता धातु कब करता है? प्रत्यय आने के बाद। और प्रत्यय आने के बाद प्रत्यय सहित की करता है, प्रत्यय रहित की, प्रत्यय को छोड़ के नहीं। लेकिन वो प्रत्यय सीमित हैं, थोड़े से हैं, सारे नहीं। वो कौन से प्रत्यय हैं? तो पीछे दो धातु और भी आए हुए हैं। धातु 3 है। एक धातु कर्मणः समान कर्तृकाद इच्छायाम वा, ये सन प्रत्यय यहां पहले से, यहां सबसे प्रथम सन प्रत्यय प्रारंभ होता है। उसके बाद एक धातु और भी है, धातु रे काचो हलादेह क्रिया समव्यारे हंग। तो सन प्रत्यय से लेकर अगर हम प्रश्न करें कि चौथे 5वें अध्याय का सबसे पहला प्रत्यय कौन सा है? मेरा प्रश्न तो दोबारा याद कर लो, क्या बोला मैंने? सु। सु देखना क्यों पड़ रहा है? क्यों देखना पड़ रहा है? सु से ही तो प्रारंभ है, प्रत्यय यहीं से प्रारंभ है। सौ जस मऊट चौथे अध्याय वाले। और यदि हम प्रश्न करें कि तीसरे अध्याय का सबसे पहला प्रत्यय, अथवा एक अन्य रूप में इसी प्रश्न को, तीनों अध्यायों का पहला प्रत्यय, अथवा एक अन्य रूप में प्रश्न, सारी अष्टाध्यायी का पहला प्रत्यय, ये तीन बातें एक जैसी होगी? नहीं। सारी अष्टाध्यायी का पहला प्रत्यय, और प्रत्यय 3 अध्यायों में है, 3 अध्यायों का पहला प्रत्यय, फिर 3 अध्याय में प्रथम अध्याय यानी तीसरा अध्याय, उसका पहला प्रत्यय। इसका उत्तर एक ही तो आएगा, तीनों प्रश्नों का उत्तर एक ही आएगा। तो सारी अष्टाध्यायी का पहला प्रत्यय कौन सा है? सन। देख लो खोल के, गुप्त तिज किद्भ्यः सन। यहां से श्रृंखला चल पड़ी, यहां से श्रृंखला चल पड़ी। तो ये कौन सा प्रत्यय है? पायलट प्रत्यय है, नहीं है? ये पायलट ही तो है, अग्रिम है बिल्कुल नहीं। आगे मशाल लेके ही तो बढ़ेगा आगे को। अब तो ये है पहला प्रत्यय। अब इस प्रत्यय के बाद कुछ प्रत्यय और आ रहे हैं, लेकिन कहां तक लेंगे? तो अगला पृष्ठ पलट के देखो, पहले ही कॉलम में नीचे की तरफ सनाद्यंता धातवः मिल गया। इस सूत्र से ऊपर ऊपर तक, और गुप्तिज किद्भ्यः सन से लेकर के यहां तक जितने प्रत्यय आ गए हैं, इतने प्रत्यय करने के बाद गुप्तिज किद्भ्यः सन से लेकर के, और अंतिम प्रत्यय कौन सा है? अंतिम प्रत्यय गुप्तिज किद्भ्यः सन से लेकर के, और अंतिम प्रत्यय है आपका कमेर णिंग, णिंग प्रत्यय। ठीक है, यहां तक। इन प्रत्ययों को करने के बाद, बोलो वाक्य पूरा करो। इन प्रत्ययों को करने के बाद प्रत्यय सहित की धातु संज्ञा फिर से होगी। अब बस ये काम है इसका, सनाद्यंता धातवः। सन आदि प्रत्यय, पहले में ही तो लगाते हैं आदि शब्द। पहला प्रत्यय कौन सा है? सन आदि प्रत्यय, जिसके अंत में हो उसकी धातु संज्ञा तो प्रत्यय सहित की करता है। चलो, ये विषय था नहीं वैसे यहां का, मैंने बता दिया ऐसे ही एक प्रसंगवश। तो 2 सूत्र हैं धातु संज्ञा के। अब यहां हमारे सामने क्या स्थिति है? ये बात कहां से प्रारंभ हुई थी कि धातु पाठ में जो धातुएं हैं, एक तो वो हैं, उनका नाम भी धातु। दूसरी इस सूत्र के द्वारा बनाई हुई धातुएं प्रत्यय सहित वाली, ये भी है धातु पाठ में क्या? नहीं, ये कहां है? ये तो प्रत्यय तो यहां किया है हमने अष्टाध्यायी में, और फिर उसका नाम धातु रखा प्रत्यय सहित का। ये कहां है धातु पाठ में? तो मेरा कहना यह था, कर्तरी शब्द सूत्र कहां कहां शब्द करता है? तो धातु पाठ में से उसको 3 गण मिले। कौन कौन से? जो इत्यादि गण।
बाकी ये धातुएं सारी हैं। सनाद्यंता धातवः जिनकी धातु संज्ञा करेगा उन सब से शप होना है। समझ में आ गई बात? ये तुमने पहले नहीं सुना होगा ये विषय। सनाद्यंता धातवः जितनी भी इस सूत्र के द्वारा जो धातु संज्ञा हो रही है सनाद्यंता धातवः से, इन सब से शप प्रत्यय अवश्य आएगा। और केवल भुवादेव धातवः जिनकी धातु संज्ञा कर रहा है उनमें से कौन कौन सी धातुएं आएंगी? भुवादिगण की, अदादिगण की, ज्योत्यादिगण की। इतना समझ में आ गया? पिछली पंक्ति सनाद्यंता धातवः जितनी की भी धातु संज्ञा कर रहा है इन सब से शप ही होना है आगे। चार लकारों में, चार लकारों में होते हैं प्रत्यय, ये ध्यान रखना। ये प्रत्यय चार लकारों में होते हैं। लट लोट लंग विधिलिंग, ये जो कर्तरी शप वाला जो प्रकरण है ना, ये चार लकारों के लिए है। लट लोट लंग विधिलिंग। तो सनाद्यंता धातवः जिनकी धातु संज्ञा कर रहा है इन सब धातुओं से लट लोट लंग विधिलिंग जब बनाएंगे तो शप प्रत्यय ही होगा और कोई नहीं होना है उस प्रकरण में से। और उधर भुवादि, अदादि, ज्योत्यादि ये धातु पाठ के लिए हमने, उनसे भी शप होना है लट लोट लंग विधिलिंग चार लकारों में। अब अगली बात कि भुवादि में भी भुवादि की धातुओं से भी शप किया, अदादि धातुओं से भी शप किया और ज्योत्यादियों से भी शप किया, लेकिन इनमें टिक पाएगा शप केवल भुवादि में। अदादि ज्योत्यादि में नहीं टिक पाएगा। अदादि में जो शप आएगा उसका लुक हो जाएगा। लुक समझ में आ रहा है शब्द? अच्छा, लुक बोलते ही हमें कहां पहुंचना चाहिए? लुक बोलते ही लुक का प्रकरण कहां पर है? दूसरे अध्याय के चौथे पाद में। अब तक कई बार पकड़ चुके हैं उस प्रकरण को हम। दूसरे अध्याय का चौथा पाद, जहां ये सुपो धातु प्रातिपदिक सूत्र कितनी बार लगा चुके हैं अब तक। तो यहां लुक का प्रकरण प्रारंभ होता है दूसरे कॉलम से, अण्य क्षत्रियार्ष यतो योनि लुगणियो हो। यहां से ये जल्दी जल्दी खोला करो अलमारियां। अलमारी खोलने का अभ्यास शीघ्रता से करो। कौन सी अलमारी में क्या सामान रखा हुआ है? तो ये कौन सी अलमारी है? दूसरे अध्याय का चौथा पाद। ये रेखा पता नहीं कौन सी अलमारी में पहुंच गई। तो यहां क्षत्रियार्ष ये तो योनि लुगणियों हो, लुक का यहां से प्रकरण चलता है। इसी प्रकरण में आगे तीसरे कॉलम में सूत्र आ रहा है आदि प्रभृतिभ्यः शपः। दिखाई दे गया? आदि प्रभृति, प्रभृति कहते हैं आदि को। तो हम इसको सूत्र को यूं ही बना सकते हैं अदादिभ्यः शपः। बन जाएगा कि नहीं? अदादिभ्यः शपः, आदि प्रभृतिभ्यः शपः। क्या अर्थ हो गया? अर्थ करो। पंचमी है अदादियों से उत्तर शप का। बोलो, पूरा करो वाक्य। लुक चल रहा है प्रकरण, लुक हो जाता है। और लुक किसे कहते हैं? प्रत्ययस्य लुक शुलु लुपः, प्रत्यय का आदर्शन। गया विचारा। कर्तरी शब्द लाया था, उसको बड़े मन से इसने भगा दिया। भाग यहां से, कहां घुस गया तू अदादिगण में? अदादिगण तेरा क्षेत्र नहीं है, कहीं और जाके अपनी चलाना, यहां तेरी नहीं चलेगी। तो अब रह गए दो, भुवादिगण और ज्योत्यादिगण। अब ज्योत्यादि की बारी आई, वहां भी शप आया कर्तरी शब्द से, उसकी भी यही दुर्गति होनी है। लेकिन वहां मैंने कहा था पाणिनि जब किसी को हटाते हैं तो कितने शब्दों को बोल करके हटा सकते हैं वो? पूरे करो। लुक, श्लू, लुप और लोप। हाँ, लोप से प्रारंभ किया करो। लोप, लुक, श्लू, लुप, चार शब्द हैं। अभी अदादिगण से क्या कह के हटाया? लुक। और ज्योत्यादिगण से हटाएंगे श्लू कह करके। देखो यहीं पर सूत्र आगे
अधि प्रवृत्तिभ्यः शपः के आगे देखो, ज्योत्यादिभ्यः श्लुः। हो गया काम। अर्थात ज्योत्यादि गणों से उत्तर शपः की अनुवृत्ति ले लो। कहां से? आदि प्रवृत्ति। अनुवृत्ति लेने का अभ्यास हो गया नहीं? तो ज्योत्यादियों से उत्तर शप का क्या हो जाता है? शुलू हो जाता है। और शुलू हो जाता है तब भी क्या परिणाम निकलेगा? तब भी अदर्शन। लुप कहा, लुक कहा तब भी अदर्शन, शुलू कहा तब भी अदर्शन। लेकिन बड़ा रहस्य है इन दोनों में। परिणाम तो एक जैसा निकल रहा है, अदर्शन होना, लेकिन बहुत अंतर आ जाएगा। शब्द तो गया काम से, वो तो गया, लेकिन श्लोक कह करके भेजा गया है उसको। अब बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ेगा वो पीछे। अब अच्छा, मुझे श्लोक कह के हटाया है, तो क्या करेगा वो धातु को डबल करवा जाएगा। धातु 2 बार बोलनी पड़ेगी आपको। जिस धातु के आगे शप था और शप को श्लू कह करके हटाया, जैसे धातु है हमारी दा, देना। दा का अर्थ क्या होता है? देना। और दा के आगे श्लू शप आया था और शप को श्लू कह के हटाया था, तो वो दा को डबल करवा गया। दा दा, पहले वाले को ह्रस्व कर दो, द दा दी। अगर हम यहां भी लुक कह के हटाते तो ये जो है ना कार्य, ये नहीं हो सकता था डबल होने का। इनके पे सूत्र हैं अलग अलग। कौन कर रहा है डबल? यहां द्वित्व कहते हैं इसको, द्वित्व। तो ये भी हमारा विषय नहीं था अभी, प्रसंगवश सारी बातें चली आ रही हैं। तो अब क्या बचा? कर्तरी शब्द के लिए शब्द कहां टेकेगा? आप केवल भवादि में। और आगे, और सनाद्यंता धातव, जितनों की भी धातु संज्ञा कर रहा है उनमें सब में भी शप आएगा। ये बात पूरी हो गई। अब फिर आ जाओ पीछे। हमारी धातु मिद धातु ये कौन से गण की है? दिवादी गण की। तो दिवादी गण की धातु से शप न होकर के शप का अपवाद कौन सा प्रत्यय होगा? उसी में देखो, पहुंच जाओ तुरंत ही। अब अलमारी दूसरी अलमारी खोलो ना, अब कर्तरी शब्द वाली। तीसरे अध्याय का प्रथम पाद है, 69 सूत्र प्रथम पाद में तीसरे अध्याय के दिवादिभ्यः श्यन। दिवादियों से श्यन होता है। बहुत सरल सूत्र है, धातु का अधिकार है बस। दिवादिभ्यः धातुभ्यः श्यन प्रत्ययः परो भवति। श्यन प्रत्यय आ गया तो धातु से उत्तर होगा ना, यहां लिखेंगे। अब इसके छिलके हटाओ। नकार हलंत्यम से गया, शकार। देखो आदि में पकड़ना हो जब भी, तो आदि के सूत्र गिने चुने हैं, 3 सूत्र हैं। शह प्रत्ययस्य चुटु लशक को तदिते। कौन सा लगेगा? हाँ, ल श आ गया, ल श और कवर्ग। शह प्रत्यय में मूर्धन्य श है और चुटु में चवर्ग टवर्ग, तो ल श और कवर्ग, ये लशक को तदिते। ये भी गया। आ गया समझ में? अब यहां मिद का नाम, क्योंकि हमें पहुंचना है अब अंगस्य के अधिकार में, तो क्या करेंगे? मिद की अंग संज्ञा काम करना है वहां पर, ये बनाना है वेद्यति। आपको मकान बनवाना है तो राजमिस्त्री के पास जाओगी, और चौकी बनवानी है तो बढ़ई के पास जाओगी। आपसे प्रश्न किया जाए क्यों जा रही हो बढ़ई के पास? भाई चौकी बनवानी है। जहां जो कार्य करवाना है वहीं तो जाएंगे। मिठाई लेना है तो हलवाई के पास जाएंगे, कोई लोहे का सामान बनवाना है तो लोहार के पास जाएंगे, कपड़े खरीदने हैं तो बजाज के पास जाएंगे। बजाज बोलते हैं उसको और बहुतों का सरनेम ही बजाज होता है।
हाँ, कंपनी का भी नाम बजाज है। तो अंगस्य के अधिकार में जाने के लिए अंग संज्ञा कर ली गई इसकी। अब अंगस्य के अधिकार में पहुंच गए। अंगस्य के अधिकार में पहुंचने के बाद यहां गुण करने के लिए जो एक पहले लेते हैं सामान्य सूत्र को, अपवाद बाद में पकड़ते हैं, उससे एक अभ्यास भी अच्छा बनता है व्याकरण में, और कोई शंका कर बैठे तो उसका उत्तर भी हमारे पास विद्यमान रहता है। और अगर हम उत्सर्ग सूत्र नहीं पकड़ेंगे और सीधा वही लगाएंगे जो लगना है यहां बाद में अपवाद वाला, तो प्रश्न किसी ने किया तो ये क्यों नहीं लगा, तो हम सोचेंगे अब ये क्या हुआ, ये कहां से प्रश्न आ गया हमारे सामने। इसलिए शैली वही है कि पहले उत्सर्ग यदि संभव है तो, लग रहा है तो उसको लगाएंगे। तो गुण प्रकरण में सामान्य सूत्र 2 हैं, सामान्य सूत्र 2 हैं, दोनों को समझ लो ढंग से। तो निकालो तीसरा पाद 7वें अध्याय का, 7वें अध्याय का तीसरा पाद, ठीक है, चौथा कॉलम मिल गया, 77 पृष्ठ। तो 2 सूत्र हैं यहां मुख्य। मुख्य का तात्पर्य बहुत धातुओं में लगते हैं, उनमें भी सबसे मुख्य सार्वधातु कार्ध धातु कयोः 84 संख्या पर अंगस्य का अधिकार और मिदेर गुणः से गुणः की अनुवृत्ति आ रही है, ऊपर से दिखाई दे गया, अंगस्य गुणः, इतना आ गया। अब ये क्या कहता है कि सार्वधातुक आर्ध धातुक प्रत्यय परे रहते हैं, और एको गुण वृद्धि सूत्र भी पहुंचता है यहां। यद्यपि इसका काम अभी है नहीं है, बता रहा हूं क्योंकि ये सूत्र लगाना नहीं है हमें, लेकिन दिखा रहा हूं इसकी प्राप्ति कैसे होती है। तो सार्वधातुक आर्ध धातुक प्रत्यय परे रहते इगंत अंग को गुण होता है। क्या ये इगंत अंग है? प्रत्यय परे है क्या इन दोनों में से कोई? पहले ये देख लो, सार्वधातुक आर्ध धातुक प्रत्यय परे रहते है, एक नाम तो है ही, इसने दोनों नाम पकड़ लिए हैं तो एक तो मिलेगा ही। कितना चालाक है ये, इसने दोनों नाम ले रखे हैं कि कोई तो होगा ही दोनों में से, तो है भाई, कोई तो होना ही है। अर्थात ये सूत्र बहुत लगता है, लेकिन दूसरी शर्त क्या है इसकी, जिस अंग को गुण करना है, गुण करेगा वो इगंत होना चाहिए, इक जिसके अंत में है ऐसा ये तो हलंत है, धकार है इसके अंत में, तो इक कहां है, ई उ री लिरी, ये कहां है, ये तो नहीं लग पाया। अब दूसरा सूत्र एक और है मुख्य यहीं पर, पुगंत लघुपधस्य च, जिसको आप पूछ रही थी कल परसों, पुगंत लघुपधस्य च। पुगंत कहते हैं पुक जिसके अंत में है, पकार, पुक का पकार बचता है, उसको अभी छोड़ दो, हमारा विषय नहीं है अभी ये। जब कहीं पुगंत का उदाहरण आएगा तब उसको विस्तार से समझ लेंगे। हमारा विषय यहां पर है लघुपध शब्द, जो सूत्र में आ रहा है, पुगंत लघुपधस्य। लघुपध, लघुपद किसे कहते हैं? लघु उपधा में है जिसके, लघु उपधा है जिसकी, और सरल करें, जिसकी उपधा लघु है। अब उपधा को समझना पड़ेगा, पहले लघु को समझ लिया, अरे लघु को जब समझ लिया क्या किसे कहते हैं? ह्रस्वम लघु सूत्र है, निकालो, तुरंत पहुंच जाओ उसी अलमारी में। ह्रस्वम लघु, प्रथम अध्याय, और पाद कौन सा? चतुर्थ, प्रारंभ का ही अंश है, ज्यादा दूर नहीं है। ह्रस्वम लघु, ह्रस्व का नाम लघु होता है, बस, किसी की अनुवृत्ति नहीं है इसमें, किसी की नहीं है अनुवृत्ति।
अब प्रश्न ये कर सकता है कोई ह्रस्व किसे कहते हैं, संज्ञा है ये भी। अब फिर पीछे को हट जाओ, द्वितीय पाद में, चौथे कॉलम में, ऊ कालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः। ह्रस्व दीर्घ और प्लुत ये संज्ञाएं हैं किनकी? ऊ काल की। ऊ के समान काल है जिनका। है? मुर्गा बोलता है ना ऊ ऊ ऊ, कैसे बोलता है सुबह को या दिन में भी? देखो बता रहा है वो कैसे बोलता है मुर्गा। मुर्गा कैसे बोलता है? ऊ ऊ ऊ। तो पहला बोलता है वो ह्रस्व एक मात्रा का, दूसरा बोलता है दीर्घ, तीसरा बोलता है प्लुत। तो देखो पाणिनि की कितनी सहायता कर रहा है मुर्गा। और पाणिनि ने ऊ वहीं से पकड़ा है ये, नहीं तो उन्होंने ये क्यों नहीं कहा आ कालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः, री कालो या ई कालो, ऐसे क्यों नहीं बनाया सूत्र? ऊ कालो क्यों बनाया? तो ये वहीं का है ऊ। मेरे को याद नहीं हो रहा था, आपने समझा दिया, मेरे को याद हो गया। ये वहीं का है ऊ। तो छ कैसे आ गया यहाँ पे? पहले चा को जा करेंगे, फिर जा को झा करेंगे, उसके सूत्र अलग हैं, उसको छोड़ो अभी। नाज झलऊ में नहीं है? हाँ जी। वहां ह है हलऊ, नाज हलऊ, नाज झलऊ, वही नियम यहां पर है। तो ह्रस्व कैसे कहेंगे? एक मात्रा वाले को। समाप्त हो गई बात। ह्रस्वम लघु, उसका नाम लघु होता है। दो नाम हो गए, ह्रस्व भी और लघु भी। अब इधर आ जाओ फिर लघु पद शब्द में, 7वें अध्याय में। लघु पद किसे कहते हैं? फिर वही प्रश्न, जिसकी उपधा लघु हो। अब अगला प्रश्न क्या बनेगा हमारा? लघु समझ लिया ना हमने, अब उपधा को समझना है। फिर पहुंच जाओ प्रथम अध्याय के प्रथम पाद में, दूसरे कॉलम में, अलोन्त्यात पूर्व उपधा। अंतिम अल से पूर्व का वर्ण। अंतिम अल कौन सा है इसमें? दकार। उससे पूर्व वर्ण क्या है? इकार। इकार। क्या लघु भी है ये? यस जी। तो उपधा लघु हो गई। इस ई का ही नाम है उपधा। अंतिम अल से पहला वर्ण, तो ई का नाम हो गया उपधा। राजन शब्द में क्या है उपधा? कौन सा वर्ण? अकार। हनुमान कौन सा है उपधा? आकार। मां में आ है दीर्घ, ठीक है। बालक कौन सा है उपधा? हाँ ककार, क्योंकि अंत में तो आ है, अंत से पहला वाला उपधा होगा। तो विसर्ग से पहले वाला। मैंने विसर्ग कब बोले? मैंने कहा बालक, मैंने कब कहा बालक? ककार। ककार हो गया अंत से पे। अच्छा जी, बालक में भी यदि पूछेंगे भी तो ककार होगा। विसर्ग को वर्ण ऐसे नहीं माना गया है। अच्छा। क्योंकि ये अयोगवाह है, ये ठीक है, गिनती इनकी वर्णों में है, लेकिन ये विसर्ग अल प्रत्याहार में नहीं आ रहे हैं। प्रत्याहार सूत्र में है क्या विसर्ग? और प्रत्याहार सूत्र में जो वर्ण नहीं है उसको अल प्रत्याहार में ले सकते हैं क्या? और सूत्र क्या कह रहा है ये उपधा संज्ञा करने वाला? अंतिम अल से पूर्व का वर्ण। तो बालक हमें अंतिम अल से पूर्व, अंतिम वर्ण छोड़ दो, अब अंतिम अल से पूर्व। तो अंतिम अल कौन सा है बालक में? विसर्ग तो अल में आता नहीं, तो अंतिम अल अकार ही तो हुआ है। वो कोई भी हो। तो अब यहां फिर आ जाओ इसी पे कि ये पूरा अंग, ये मिद अंग कैसा है? क्या हम कह सकते हैं कि लघुपद है? ये लघुपद बन गया विशेषण अब एक, कि लघु है उपधा जिसकी ऐसा अंग, ऐसा ही तो है ये। तो ये सूत्र कहता है वहां गुण हो जाता है। हम किसका अर्थ कर रहे हैं? पुगंत लघुपधस्य च, और इसमें ऊपर से अनुवृत्ति ले लो किसकी? सार्वधातु कार्ध धातु कयो हो, पूरे की।
और गुण आ ही रहा है मिदिर गुण से। फिर करो पूरा अर्थ। पुगंतस्य लघुपधस्य च अंगस्य गुणो भवति सार्वधातुके आर्धातुके च प्रत्यये परतः। सार्वधातुक आर्धातुक प्रत्यय परे रहते पुगंत और लघुपद अंग को गुण हो जाता है। इससे गुण प्राप्त है या नहीं? हाँ और ना? प्राप्त है, क्योंकि सारी शर्तें इसकी पूरी हो रही हैं। लेकिन इस सूत्र पर संकट आने वाला है। कोई बीच में आएगा जो इसके द्वारा किए जा रहे गुण को रोकेगा, और पाणिनि को गुण करना है जरूर। तो क्या करेंगे पाणिनि फिर? अतिरिक्त व्यवस्था, क्योंकि इसको तो कोई बांध देगा रस्सी से, और गुण करना है। कौन बांधेगा, कैसे बंधेगा, बाद में बताएंगे अभी। तो अतिरिक्त व्यवस्था पाणिनि को करनी पड़ेगी। अतिरिक्त व्यवस्थाएं होती है ना कभी कभी किसी किसी के लिए, यानी कोई सूत्र ऐसा बनाना होगा जो यहां गुण कर पाए। क्यों? गुण तो दिख रहा है, देखो ई को ए दिख रहा है, नहीं गुण तो है, लेकिन ये सूत्र नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? रोकेगा कोई आकर के, और बहुत जबरदस्त रोकने वाला आएगा, इसकी नहीं चलेगी वहां। तो अतिरिक्त व्यवस्था में सूत्र हम जहां से बार बार अभी गुण की अनुवृत्ति ला रहे थे, कहां से ला रहे थे गुण की अनुवृत्ति? अभी गुण की अनुवृत्ति कहां से ला रहे हैं? सूत्र बोलो, इधर देखो, इधर मिदेर गुण। बस यही है सूत्र इसका। क्या है सूत्र? मिदे नहीं है, दिख नहीं रहा है आपको क्या? अरे मिदेर गुण, मिदे मिद आ गया नहीं? ये सूत्र बनाए इसी के लिए गया, इसी धातु के लिए। अच्छा। ये इसी के लिए डेडिकेटेड है, एक ही उदाहरण के लिए, एक ही धातु के लिए। ये है अतिरिक्त व्यवस्था। पाणिनि का ठीक है, पुगंत लघुपधस्य को उसने रोक डाला किसी और ने, मैं दूसरा बना दूंगा सूत्र। भाई मेरे पास तो फैक्ट्री है सूत्र बनाने की, उत्पादन चल रहा है लगातार, और करना है उनको गुण। उन्होंने और बना दिया सूत्र, देखें कैसे रोक लेगा। अब इसको कोई रोकने वाला है नहीं। अब बात आई कैसे रुकाइए, और ये आज विस्तार समझ लो, क्योंकि विषय बार बार आएंगे, ये बार बार नहीं बताऊंगा फिर मैं, कि गुण वृद्धि कैसे रुकते हैं, कैसे रोके जाते हैं कहीं प्राप्त हो रहे हो तो। यद्यपि हम अभी ये उदाहरण पढ़ रहे हैं एको गुण वृद्धि का, लेकिन ये उदाहरण आगे जो सूत्र आ रहा है और इंगितिच, ये उसका भी बन जाएगा, उसका भी बन सकता है। यहां जो ये प्रत्यय है, ये रहस्य इसमें छिपा हुआ है। ये प्रत्यय है श्यन, और श्यन प्रत्यय में अनुबंध कौन कौन से थे? शकार और नकार। और अनुबंध के द्वारा हम जब विशेषण बनाते हैं, हम पूछें ये प्रत्यय कैसा है, तो दो उत्तर आएंगे इसके, शीत और नित। शकार इत है तो शीत, उसमें इत जोड़ दो। जिस वर्ण की इत संज्ञा कर रहे हैं उसमें इत शब्द को और जोड़ दो। तो शकार की कर रहे हैं तो शीत, नकार की कर रहे हैं तो नित। अब ये जो बनते हैं शब्द इत जोड़ करके, ये बन जाते हैं विशेषण। बहुरी समास करते हैं इसमें कि शकार है इत संज्ञक जिसका, वो जिस कौन है? ये प्रत्यय पूरा। तो ये या जो बचा इसका, या कैसा है? देखो श्यन है शीत या है शीत? सुकामा जी, श्यन है शीत या है शीत? श्यन पूरा। आपका कहना यह है कि श्यन प्रत्यय शीत है। शीत किसे कहते हैं? पूरा अर्थ नहीं हुआ। किसे कहते हैं शीत? कि इत संज्ञा हो गई हो, और संज्ञा होती है तो क्या परिणाम होता है? तस्य लोपः और अदर्शनम लोपः। जब लोप हो गया तो श्यन है कहां? ये विशेषण ऐसा है कि ये हटने के बाद ही बनेगा। हम किसी को कहें कि ये मृत है, तो जिंदे को जिंदा को कहेंगे मृत या मरे हुए को? हैं?
भूतपूर्व, और अभी पद पे बैठा हुआ है। भूतपूर्व प्रधानमंत्री बन जाएगा मोदी? अभी हटना पड़ेगा ना पहले, तो ये हटे तब इसका नाम शित हो, ये हटे तो इसका नाम नित हो। और आप बोल रही हो साथ में, हटा रही नहीं रही हो, कह रही हो कि ये शित भी है और नित भी है। अब फिर वही प्रश्न है, श्यन है शित या यह है शित? यह है शित। अब आगे समझ में, श्यन शित नहीं है। हाँ, आप आगे सोच करके भावी संज्ञा बनेगी इसकी औपचारिक रूप में, भले ही कह दो कि श्यन शित है, उसको ऐसे कह सकते हैं श्यन शित होगा, श्यन नित होगा। ये तो वाक्य सही है, लेकिन हमें होगा नहीं, हो गया है वो चाहिए। तो यह प्रत्यय कैसा है? शित। अभी नित को छोड़ दो, अभी हमारा काम शित से है अभी जो हम करने जा रहे हैं आगे। अब दूसरी बात, क्या ये यह प्रत्यय पित भी है? क्यों देर लग रही है पता करने में? क्या पकार है इसमें कहीं पे? फिर सीधे कौन है? नहीं है, सीधे नहीं, ऐसे ही पूछ जाएगा ये, क्योंकि बहुत रहस्य है इसमें। यानी पित नहीं है, तो क्या हम इसको ये कह सकते हैं कि यह प्रत्यय अपित है? कह सकते हैं कि नहीं? बस यही कहलवाना था हमें। ये कहलवाने के लिए हमें पहले पित को बोलना पड़ा। अब इसके हम दो नाम रखेंगे। यह प्रत्यय कैसा है? शित भी है और अपित भी है, और ऐसा ही चाहिए हमें। यानी कि पकार जिसमें न हो ऐसा प्रत्यय चाहिए, और शकार हो, क्योंकि बहुत से प्रत्यय, जैसे मान लो हमने कहा कर्तरी शप, अब शप प्रत्यय लाए। अब शप प्रत्यय इसमें कितने अनुबंध हैं? दो है ना, शकार और पकार। क्या बचेगा? अब ये अप्रत्यय कैसा है? शित है, पित है, तो वो क्वालिटी इसमें नहीं है। ठीक है, ये प्रत्यय शित है और पित है, ये प्रत्यय शित है पित नहीं है, अर्थात अपित है। तो जो प्रत्यय, अभी लिखो, कुछ मत समझते रहो बात के लिए, जो प्रत्यय शित हो लेकिन अपित भी हो साथ में, वो नित के समान बन जाते हैं। अब ये नई बात सुनने को मिल रही है आपको। समान इसलिए कहा मैंने क्योंकि ngकार तो है नहीं इसमें। क्या ये नित है? नहीं है ना, ये नित नहीं है। लेकिन हमें नित को मान करके जो कार्य करना होता है, यानी जो प्रत्यय नित वास्तव में होते हैं उनको मान के जो कार्य होता है, वो कार्य इसको मान के करना है हमें। तो क्या करना पड़ेगा फिर? हमें इसको नित के समान बनाना पड़ेगा, और नित के समान बनाना पड़ेगा। और तो फिर ऐसे जो सूत्र होते हैं जो किसी को किसी के समान बनाते हैं, उन्हें कहते हैं अतिदेश सूत्र। अभी तक आपने संज्ञा पढ़े, परिभाषाएं पढ़ी, विधि सूत्र पढ़े हैं, निषेध सूत्र पढ़ लिए। एक है ये अतिदेश, किसी के समान बनाना। इसको नित के समान बनाएंगे, और समान शब्द को हम क्या बोलते हैं? वत। जैसे कोई बहुत अच्छा मनुष्य है, ब्राह्मण के समान है, ब्राह्मण वत। कोई बड़ी आयु का है और बालक के समान व्यवहार कर रहा है, बालक वत। कोई मूर्ख के समान व्यवहार कर रहा है, मूर्ख वत। ये वत वही है, मतुप नहीं, वो नहीं, वतुप अलग प्रत्यय है, मतुप तो अलग है। तो इस तरह से यहां ये प्रत्यय शित भी है और अपित भी है। अब शित होने से इसका एक नाम रखा गया है। जो प्रत्यय शित होते हैं उनका दो नामों में से एक नाम कौन सा होगा? साधातुक और आर्ध धातुक। कौन सा होगा? तो ये प्रत्यय या साधातुक है या नहीं है? और ये भी शित है, ये भी सार्वधातुक है, ये भी सार्वधातुक है। इसको हमें लाना नहीं है, दिखा रहा हूं आपको यह तुलना करने के लिए कि क्या अंतर आने वाला है दोनों में। ये प्रत्यय शित होने से सार्वधातुक है और साथ में अपित भी है, लेकिन ये अपित नहीं है। ठीक है, ये भेद है इन दोनों में। अब अगली बात, जो प्रत्यय
अपित सार्वधातुक होते हैं। बोलो वाक्य क्या बोला मैंने? जो प्रत्यय अपित सार्वधातुक होते हैं। ऐसा ही है ये भी ऐसा है क्या? नहीं है। तो जो प्रत्यय अपित सार्वधातुक होते हैं वो ङित के समान होते हैं। ये मैंने अर्थ बोल दिया है किसी सूत्र का। सूत्र निकालो, प्रथम अध्याय का द्वितीय पाद, प्रारंभ में ही। सबसे पहले प्रारंभ का सूत्र बोलो, पूरा बोलो। अंतिम शब्द क्या है? ङित। बस यही चल रहा है प्रकरण ये सारा। ये प्रकरण अतिदेश सूत्रों का है सारा। अगर कोई पूछे आपसे अष्टाध्यायी में अतिदेश प्रकरण कहाँ है, यहीं से बता देना, यहां से प्रारंभ है। कहां तक जाएगा वो छोड़ो अभी। यानी ये जो ङित शब्द है ये ङितवत अर्थ है इसका। ये प्रकरण किसी को किसी के समान बनाएंगे। तो कुछ सूत्र ऐसे हैं जो ङित के समान बनाएंगे, कुछ ऐसे हैं जो कित के समान बनाएंगे, है? इस तरह से अलग अलग कार्य ये करेंगे। हमें बनाना है इसको ङित के समान। और मैंने क्या बोला था वाक्य पूरा? जो प्रत्यय अपित सार्वधातुक होते हैं वो ङित के समान होते हैं। कौन सा सूत्र लग सकता है इसमें? इस बात को कहने के लिए ढूंढो जल्दी से, अधिक दूर तक नहीं जाना है। बस मिल गया। दो भाग कर दो इसके। अपित, सार्वधातुकम अपित। सूत्र कैसा है ये? अतिदेश। ऊपर से ङित की अनुवृत्ति आ रही है। अब करो अर्थ। और सब में प्रथमा है। सार्वधातुकम प्रथमा का एक वचन, अपित प्रथमा का एक वचन, ङित प्रथमा का एक वचन। ङित ऊपर से आ रहा है। क्या बनेगा अर्थ? जो मैंने बोला वही बनेगा। क्या बोला मैंने? अपित सार्वधातुक ङित के समान होते हैं। ये ङित के समान हो गया। अब जो कार्य ङित प्रत्यय परे रहते, ङित को मान करके जो कुछ भी होता है वो सब काम यहां होने लगेंगे। अब क्या ये भी ङित के समान है? क्यों नहीं है? नहीं है ना, यहाँ पे अपित। क्या नहीं है ये? अपित नहीं है। क्या नहीं है ये? बात एक ही है। आपने दो बार नहीं बोल दिया। अपित एक ये आ गया नहीं वाला, और फिर नहीं है। उसने कहा पित है, उसने दोनों ना हटा दिए। अर्थात ये पित है। तो जो सार्वधातुक तो हो लेकिन पित हो वो ङित नहीं हो सकता, और जो सार्वधातुक हो लेकिन अपित भी हो। तो एक वैयाकरणों ने वाक्य बना लिया है पिन न ङित, पिन न ङित। अर्थात जो पित होता है, क्या बात है नबी? जो पित होता है वो ङित नहीं होता। पिन न ङित ङिन न पित। और यदि कोई ङित है, जैसे ये ङित कर दिया ना ङित के समान, तो ये पित नहीं है। पिन न ङित ङिन न पित। पित न ङित ङित न पित। तो त को भी ना कर दो, ना त के आगे ना आता है ना, त को भी ना हो जाएगा। तो ङिन न पित पिन न ङित। अब तक हमने क्या कर लिया? इसको ङित के समान बना दिया। सूत्र क्या लगाया? सार्वधातु कमपित। ये है मुख्य सूत्र यहां के लिए जो लगा है ये। लेकिन इसको लगाने के लिए बहुत सारी बातें समझनी पड़ी पहले, और ये सूत्र यहां नहीं लग सकता। और ये पकार इसीलिए लगाया गया है इसमें। ये पाणिनि ने पकार क्यों लगाया है यहां पर? कहीं ङित ना कर दे, ये सूत्र पर तैयार बैठा हुआ है। ये आ जाता तुरंत ही। अगर यहां पाणिनि बोलते केवल श, पकार ना लगाते, तो क्या हालत होती इसकी भी? ये भी ङित के समान हो जाता। या कोई और अनुबंध होता, पकार न होता, जैसे यहां पर और अनुबंध नकार है, तो ये सुरक्षा के लिए है पकार। किसकी सुरक्षा करनी है? ङित से बचाने के लिए। लग रहा है कुछ पाणिनि की बुद्धि थोड़ी थोड़ी। अब बात आई कि ठीक है हमने ङित इसको बना दिया, ङित के समान बना दिया, क्या करें फिर? अब ङित के समान बनना इसका बड़ा खतरनाक हो गया।
और ये आफत आने वाली है गुण वृद्धि पर। अब यदि कहीं पर ङित प्रत्यय कोई आ जाए तो गुण वृद्धि कभी नहीं हो सकती फिर धातु में। हमारा ये प्रकरण चल रहा है वृद्धिरादैच अदें गुण, एको गुण वृद्धि, ये सब गुण वृद्धि का ही प्रकरण है, संज्ञा करने वाले हैं सारे ये। और फिर आगे एको गुण वृद्धि के आगे बोलो, यहां से न चल पड़ा, न माने नहीं, और ये नहीं किसको कह रहा है? एको गुण वृद्धि को, निषेध उसका कर रहा है। उसने कहा एको गुण वृद्धि ने कि यदि कहीं पर गुण या वृद्धि कह करके गुण वृद्धि किए जा रहे हों तो वो एक के स्थान में होते हैं। अगले वाले ने कह दिया नहीं होते। कहाँ नहीं होते बाद में समझेंगे हम। उसी के आगे क्या है सूत्र? किंगिति च। यहां भी न की निवृत्ति आ रही है और एको गुण वृद्धि की भी आ रही है। इसने शर्त कौन सी लगाई? कहाँ नहीं होते? किंगिति। किंगिति में कित और ङित सप्तमी है, परे रहते। इसमें ग को और ले लिया गया है एक, तो पूरा अर्थ बनता है इसका गित कित ङित, इनके परे रहते। अभी तो हम न की बात कर रहे थे ङित। यदि कोई प्रत्यय कित हो, ककार उसमें संजक हो, तब भी गुण वृद्धि नहीं होते। तो किंगतिच क्या कहता है कि कित गित कित ङित यदि प्रत्यय परे हैं तो एको गुण वृद्धि के द्वारा जो गुण वृद्धि बताई जा रही है वो नहीं होती, एक के स्थान में नहीं होती। अब आ जाओ पुगंत लघुप धस्य च सूत्र पर। क्या कहा था इसने कि पुगंत और लघुपद ऐसे अंग को गुण होता है। कब होता है? सार्वधातुक आर्धधातुक प्रत्यय परे रहते। यही तो कहा था इसने। तो प्रत्यय परे है सार्वधातुक, ठीक है, और लघुपद अंग है, इसको गुण प्राप्त करा रहा है ये। तो क्या होगा? किंगतिच पहुंच गया। अच्छा, किंगतिच कहां से आ गया? ये प्रत्यय ङित है या नहीं है? तो ये अपना काम नहीं करेगा। अच्छा। इसने कहा कि ठहरो। किसको रोका इसने? किसको रोका? पुगंत लघुपधस्य च को। इसने कहा रुको। उसने कहा क्यों रुके? कि पहले देखो तुम्हारे आगे प्रत्यय है कैसा। तो जांच की गई तो क्या पाया गया? खिलाड़ियों में कभी कभी क्या पाया जाता है? तो खेल से रोक देते हैं नहीं, इसमें भी कुछ पाया गया। क्या? ङित्व धर्म पाया गया। तो उसे रोक दिया कि तुम यहां नहीं लग सकते। किंगतिच ने रोक दिया कि कित ङित प्रत्यय परे होगा तो गुण वृद्धि नहीं हो सकते। और वही स्थिति है। तो यहां ङित परे है तो गुण रोक दिया। तो बेचारा वापस चला गया कि क्या करता फिर, रोक दिया इसको। तो और बात सही निकली कि ङित है इसमें। जहां जांच की गई, इसकी जांच की गई तो ङित तो धर्म निकला इसमें। और कौन लाया था ङित धर्म इसमें? सार्वधातु कमपित, ये लाया था। हैं? ङित हर जगह कट जाता है। तेरा वाक्य बना नहीं पूरा। मतलब लोप हो जाता है। नहीं, लोप होने के बाद ही तो ङित नाम पड़ा है उसका। ये तो मैंने पहले बताया था। ङित नाम कब पड़ेगा? जब ङकार को हटा देंगे तब, नहीं तो ङित है ही नहीं वो, तभी तो नाम पड़ेगा। तो यहां ङित होने से पुगंत लघुपधस्य च को किंगतिच ने रोक दिया। अब रोक दिया तो फिर क्या करेंगे? अब गुण तो करना है, इसलिए फिर सूत्र नया बनाना पड़ा पाणिनि को, मिदेर गुण। अब एक प्रश्न यहां भी हो सकता है कि मिदेर गुण कह क्या रहा है? ये कह रहा है कि मिद अंग को, अंगस्य आ ही रहा है, मिदेह अंगस्य गुण भवति। मिद अंग को गुण होता है। कब होता है? कोई शर्त नहीं है इसकी। यानी परे क्या होना चाहिए नहीं बोल रहा है ये, ठीक है। परे क्या हो ये इसकी शर्त नहीं है, ये सर्वत्र लगने वाला है। और
दूसरी बात यह है कि इसकी कोई शर्त न होने से यहां ऐसा भी नहीं है कि प्रत्यय कोई परे हो तब इसकी प्राप्ति हो रही हो। और यदि यहां भी किंगति च रोकने लगे, क्योंकि यहां भी प्रयास करेगा रोकने का, वो प्रयास क्यों करेगा कि काम तो वही हो रहा है गुण करने का। अरे गुण करने का ही काम पुगंत लघुबुध सिचा कर रहा था, और उसको इसने क्या कह के रोका कि आगे इंगित प्रत्यय परे है, तुम यहां नहीं लग सकते। तो ये बात यहां भी तो कह सकता है ये कि इंगित प्रत्यय परे है, तुम यहां नहीं लग सकते। मित्र गुणा से भी तो कह सकता है ये, गुण तो यहां भी हो रहा है। लेकिन ये सूत्र क्या कहेगा कि मुझे पाणिनि ने स्पेशल बनाया है तो इससे ही निपटने के लिए है? मेरे पर तेरी नहीं चलेगी अब। तो अब ये करेगा गुण वहां पर, इसको नहीं रोकेगा वो। ये विशेष सूत्र हो गया फिर इस धातु के लिए। और उसको रोकने के लिए बहुत से स्थल मिल जाएंगे। किंगति च को रोकने के लिए व्यर्थ वो भी नहीं है, और अगर इसको रोक दिया तो ये तो व्यर्थ हो जाएगा फिर। और सूत्र व्यर्थ कभी होता नहीं है, ये ध्यान रखना हमेशा। अर्थात अब ये भी सार्थक हो गया। और किंगति च को तो बहुत से स्थान मिलेंगे, इतने मिलेंगे आप थक जाओ गिनते गिनते। बहुत जगह रोकेगा वो गुण वृद्धि को, बहुत स्थल मिलेंगे। बहुत प्रत्यय हैं ऐसे जो कित और इंगित हैं, वहां नहीं होते गुण वृद्धि। तो इस तरह से मिदेर गुण ने यहां पर यह सूत्र आया। अब आया तो इसका अर्थ कैसे किया हमने कि मिदेह अंगस्य गुण भवति। क्या अर्थ हुआ? मिद अंग को गुण होता है, तो मिद अंग है ये, इसको गुण होता है। कौन से वर्ण को? दकार को, मकार को, इकार को, पूरे को। तो अलोन्त्य से क्या कहता है कि जो भी कार्य हो अंतिम अल को हो, तो दकार को प्राप्त होने लगा, बनेगा ही नहीं शब्द फिर। अब ये पहुंचा सूत्र, किसका उदाहरण बोल रहे हैं हम? ये इको गुण वृद्धि। अब ये पहुंचा कि यदि कहीं पर गुण या वृद्धि कह करके गुण वृद्धि किए जाएं, गुण वृद्धि शब्द बोल करके गुण वृद्धि किए जाएं, तो गुण शब्द है इसमें, मिदेर गुण में नहीं है। वहां ये लगेगा कि जहां कहीं कर गुण और वृद्धि कह करके गुण वृद्धि किए जाएं, और ये न बताया जाए कि कौन से वर्ण के स्थान में हो, तो वहां एकह को ये दे देता है कि इसको ले लो, ये हमारी सहायता करेगा। इसने एकह को पहुंचा दिया वहां। अब क्या अर्थ करेंगे हम? मिद के, मिद अंग के इक के स्थान में हो गया ना, मिद अंग के इक के स्थान में। अब हो जाएगा निर्णय? नहीं, मिद अंग के इक के स्थान में गुण होता है। अब ये शंका रहेगी कि द को करें कि म को करें कि ई को करें, ये शंका रहेगी। अब क्यों? मिद अंग के इक के स्थान में, एक ही तो है इसमें, ई, उसे गुण हो जाएगा। हो गया निर्णय? नहीं तो यही समस्या रहती कि किसको करें, दकार को प्राप्त होने लगता है फिर अलोन्त्य से। तो ई को गुण क्या होगा? गुण किसे कहते हैं? अब अधें गुणा पहुंच गया। सब अपना अपना काम कर रहे हैं, सब फिट हैं अपनी अपनी जगह, तैयार मुस्तैद, अस्त्र शस्त्र लिए हुए। इनकी ड्यूटी रात दिन की लगती है सूत्रों की। कोई ड्यूटी आवर्स अलग से नहीं है इनके, रात दिन 24 गुणा 7 होता है नहीं? 24 गुणा 7 का क्या अर्थ है? 24 घंटे 7 दिन। तो ऐसे हैं सूत्रीय। तो अधिक गुणा ने बता दिया अ ए ओ, अब तीनों पहुंच गए ई के स्थान में। अब कौन आएगा? स्थानांतरतम। वही शैली है हमारी सब चिर परिचित शैली। तो ई के स्थान में क्या होगा? मेद। तो क्या बन गया? क्या बना? मेद और य और ती। अब इसको यदि मिला दें तो क्या बन जाएगा? ये बन गया कि नहीं? ये द और या को मिला के यही तो देते हैं, मेद्यति। अब इसमें कुछ भी नहीं करना है। इसमें ये भी ना है कि आपको सु लाओ, विसर्ग करो, ये करो।
अच्छा, यहां सु क्यों नहीं आ रहा है? कौन देगा उत्तर? मेद्यति बन गया, हम अन्य शब्द बनाते हैं तो तुरंत ही फिर स्वाद्योत्पत्ति चल पड़ती है अंत में। सु आदि प्रत्यय किससे आते हैं? प्रातिपदिकों से। और ये प्रातिपदिक है ही नहीं, इसकी प्रातिपदिक संज्ञा किसी से हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि ना तो ये कृदंत है, कृत तद्धित समासाश्च, न तो ये कृदंत है, न तद्धितांत है, न समास है। अच्छा, कृदंत क्यों नहीं है? क्योंकि ये ती प्रत्यय कौन से अध्याय का है? तीसरे अध्याय का। तो तीसरे अध्याय के प्रत्यय तो कृत कहलाते हैं, बताया था मैंने एक बार। किस सूत्र से होती है कृत संज्ञा? कृदतिंग, कृत अतिंग। तिंग को तो छोड़ दिया उसने, तिंग को तो छोड़ दिया ना, इसका तो नाम है ही नहीं कृत, भले ही तीसरे अध्याय का हो। कृत अतिंग, तिंग से तो एलर्जी है उसको, तिंग का तो नाम कृत रखेगा ही नहीं, इसलिए ये कृदंत भी नहीं है। तो प्रातिपदिक बना ही नहीं बना तो ठीक है, सुरक्षित है अभी। तो मेद्यति क्या अर्थ हुआ? वह स्नेह करता है, प्रेम करता है, मेद्यति। ठीक है, कभी प्रयोग तो किया नहीं ना, अब कर लेना। आपने कितने संस्कृत के वाक्य बोले हैं अब तक व्यवहार में कि प्रयोग नहीं किया? प्रयोग करोगे तभी तो होगा। स्नेहति तो किया है, स्नेहति नहीं बनता है, स्नेहियति। और वहां देखो वही समस्या आ गई, आपने स्नेहति क्यों बोला? इस मेद्यति को देख करके, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि मेद्यति को स्पेशल सूत्र बनाया गया है गुण करने के लिए, मेदर गुण, और उसी गण की वो धातु है स्नेह। स्नेह नाम है छोटी की मात्रा, स्नेह धातु भी दिवादी गण की है, वहां भी श्यन आएगा, और वो श्यन वैसा ही है जैसा यहाँ है। कैसा? अपित सार्वधातुक, इसलिए ङित, और ङित होने से किंगतिच गुण को रोक देगा, और वहां कोई स्पेशल सूत्र है ही नहीं जो गुण करे, तो कैसे बोलेंगे? स्नेहियति, स्नेहियति। हमें या तो आना है ये, और यहां कैसे बोलेंगे? मिद्यति नहीं, मेद्यति। इसका अलग सूत्र है तैयार, मिदेर गुणा। पाणि ने कोई सूत्र नहीं बनाया स्नेहेर गुणा, इसलिए स्नेहियति। भेदभाव भी कर दिया जी इस धातु के साथ है? इस धातु को। हाँ, भेदभाव कर दिया तो कोई बात नहीं, होता है भेदभाव, सब एक जैसे काम होते हैं। देखो आपकी उंगलियों में भेदभाव कर दिया परमात्मा ने, एक जैसी नहीं बनाई है, सबके नाप अलग अलग कर दिए हैं। नहीं, रचना में भेद है कि नहीं है? तो ये शब्द संरचना है हमारी, स्नेहियति मेद्यति, रचना में अंतर है। चलिए, प्रणव ध्वनि। ओ